प्राइवेट सेक्टर्स में पेशेंट्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वो एक कैद वाली सिचुएशन ही आ जाती है ना। इवन अगर हम पाकिस्तानी जेल्स की भी बात करें तो वहाँ पे भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं करने को, और वहाँ रिहैब्स में तो वो चीज़ें भी नहीं हैं। एक सेकेंड ईयर का बच्चा भी आके कह रहा है कि आई वॉज इन अ रिलेशनशिप ऑफ 6 to 7 years जिसमें मुझे ये इश्यूज़। तो आप सोचें कि वो कब से इन चीज़ों में इन्वॉल्व। और जैसे हम वो सना खान की बात करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा उसका चलता है कि वो कहती थी कि मैं तो भाई मेरे पास हर चीज़ रही है लेकिन मुझे कभी जो है वो उस तरह की सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। फिर जब वो इस्लाम की तरफ आई और उन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ में सही सेटिस्फेक्शन मिली है। ठीक है, ब्लॉगर्स हैं वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड फॉर्म में दिखा रहे हैं। ठीक है, वो एग्जैजुरेटेड फॉर्म में दिखा रहे हैं और लोग उससे इन्फ्लुएंस भी होते जा रहे हैं। तो वो जो लोगों से इन्फ्लुएंस होना है ना इन समवट नेगेटिव वे, लाइक 6 to 7 years के जो बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं हमने रजब भट्ट का व्लॉग देखना है। नाज़रीन, मसाइल बीमारियों की जड़ है, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। जिस तरह पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, हर बंदा इन मसाइल की वजह से या तो फिजिकली बीमार है या नफसियाती तौर पर बीमार है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि शायद पाकिस्तान के 70 से 80% लोग नफसियाती तौर पर बीमारियों का शिकार ज़रूर हैं। इंसानी नफसियात एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत बात की जा सकती है कि नफसियाती बीमारियां कहाँ से शुरू होती हैं और इसकी आखिरी स्टेज कहाँ पर ख़त्म होती है। हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट खैरमन खदीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। खैरमन, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, क्या ये सब मेंटल डिसऑर्डर का नेम है? जी बिल्कुल, ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं लेकिन इनको हम बहुत ज़्यादा सिवेरिटी पे जब जाके देखते हैं तो ये डेफिनेटली मेंटल डिसऑर्डर हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा माइनर लेवल के ऊपर हों तो हम उसको एक मेंटल डिसऑर्डर का टैग नहीं लगाते। बेसिकली जैसे हम आते जाते हुए कह देते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया, हम यहाँ से आ रहे थे, हमें डिप्रेशन हो गया, ये काम नहीं हो सका। ठीक है, तो बेसिकली वो डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन इज़ समथिंग एल्स। लेकिन ये है कि हमें डेली लाइफ में जो चीज़ें फेस करनी पड़ी होती हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज स्ट्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिकली हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि अच्छा, ये कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू हो रही है, स्टेज कौन सी है? ये आपकी सोसाइटी, जैसे हम कहते हैं कि अ मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है, तो जब ज़ाहिर है हम एक सोसाइटी से लिंक कर रहे हैं तो सोसाइटल इफेक्ट्स हमारे ऊपर आएंगे। सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है, फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो हम सोसाइटी से चीज़ें अडाप्ट नहीं कर पा रहे, हम जिस चेंज के साथ जो है वो नहीं कोप अप कर पा रहे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इन इश्यूज़ की तरफ डेफिनेटली हमें लेके जाएंगी। ये डिप्रेशन, जिस तरह मैंने बात की डिप्रेशन और एंजाइटी की, इसमें सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है, कहाँ से स्टार्ट होता है ये बेसिकली जो है ये सारी मैंने जैसे आपको बताया कि डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट स्टेज की फर्स्ट स्टेज जो है वो बेसिकली ये होता है कि जैसे आप कोई काम है, ठीक है, आपने कोई टास्क अपने माइंड में सोच लिया या किसी ने आपको ये कह दिया कि आपने ये काम करना ही करना है। ठीक है, जब आप वो काम करने के बारे में सोच रहे होंगे सबसे पहले तो वो जो एक टेंशन, वो एक ओवर थिंकिंग, वो देन कन्वर्ट हो जाएगा वो एक स्ट्रेस की स्टेट में कि आपको हो रहा है कि अब ये काम किस तरह से होगा, अब ये हो जाना चाहिए, अब इसमें क्या क्या इशूज़ है। तो हम काम के ऊपर फोकस करने से ज़्यादा, हम स्टार्ट करने से ज़्यादा हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे होते हैं, उसको डिले करे जा रहे होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल अननेसेसरी सा डिले होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस। ठीक है, कुछ लोग उस स्ट्रेस को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर लेते हैं। पॉजिटिवली यूटिलाइज करके क्या होता है कि वो उस एनर्जी को उस काम में लगा के उस काम को बड़े अच्छे तरीके से वो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग उस स्ट्रेस को जो है वो उसका नेगेटिव इफेक्ट ले लेते हैं। तो जब नेगेटिव इफेक्ट लेंगे तो वो डेफिनेटली कल को वो स्ट्रेस की सिवेरिटी, जब वो काम नहीं कर पाएंगे उस स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, फिर कल को जो है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी चीज़। डिप्रेशन जो है वो और ज़्यादा सिवियर स्टेट है। फिर डिप्रेशन कल को जो है वो और डिफरेंट डिसऑर्डर्स की तरफ लीड कर सकता है। डिप्रेशन को आजकल हमने बड़ा कॉमनली ले लिया है। डिप्रेशन को तो कोई मर ही नहीं समझता, ऐसा लगता है बस ऐसे ही है। हम आते जाते हर दूसरा बंदा कह रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो गया था। ठीक है, लेकिन हमें इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि बेसिकली डिप्रेशन है क्या, इसके कल को क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और अगर एक पर्सन आपको आके कह रहा है कि हमें डिप्रेशन है तो इट्स नॉट लाइक कि हम उसको बस इग्नोर कर दें कि अच्छा ठीक है डिप्रेशन ही है ना। इट्स नॉट लाइक कि ये डिप्रेशन ही है, ये आगे क्या क्या कर सकता है, हमें उस चीज़ के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साइकोलॉजी को इग्नोर किया जाता है, फिर इग्नोर किया जाता है। ओवर थिंकिंग क्या होता है? ओवर थिंकिंग तो मुझे लगता है हर दूसरा बंदा, बिल्कुल हर दूसरा बंदा कर रहा होता है। लेकिन इसमें आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं। कुछ लोग ओवर थिंकिंग करते हैं लेकिन उसको साथ साथ कोप कर रहे होते हैं। ठीक है, कि लाइक वो सोच रहे हैं एक चीज़ के बारे में लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो डिफरेंट चीज़ों में इंगेज हो रहे हैं, तो दैट इज़ देयर कोपिंग स्ट्रैटेजी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर थिंकिंग कर करके आगे उसका कोई भी जो है वो रिजल्ट नहीं उनको मिल रहा और वो उसी एक प्रोसेस में जो है वो कॉन्टीन्यूसली वो चली जा रहे हैं। ठीक है,
तो वो बेसिकली ज़्यादा लीड करती है सिवियर डिसऑर्डर्स की तरफ कल को। अच्छा खिरमन, मुझे बताएं कि इसकी बेसिक वजह क्या है हमारे मुआशरे में? जैसा मैंने अपने इंट्रो में बताया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 70-80% तक बिल्कुल। पाकिस्तानी जो हैं वो नफ्सियाती मरीज बन जाएंगे बिल्कुल। या बन गए हैं। तो इसकी बेसिकली क्या वजह है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो है वो नफ्सियाती बीमारियां इतनी ज़्यादा मतलब हो रही है? सबसे जो मेजर चीज़ है वो एक्सेप्टेंस का ना होना है। अगर हम जैसे देखें इन्फ्लुएंसर्स को देखें, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को देखें, ठीक है, तो हम उन चीज़ों से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम कह रहे होते हैं कि बस उसके पास अगर वो चीज़ है तो अब हमें भी वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि उसके सब्स्टिट्यूट में हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब फिर बहुत सारे यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं कि मतलब वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऐसे करते हैं कि लाइक मतलब उनके व्लॉगर्स हैं, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है, वो एग्जैजुरेटेड फॉर्म में दिखा रहे हैं और लोग उससे इन्फ्लुएंस भी होते जा रहे हैं। तो वो जो लोगों से इन्फ्लुएंस होना है ना इन समवट नेगेटिव वे इसको हम कहेंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा लीड कर रही है इस तरह के इश्यूज की तरफ। अच्छा, लोगों को लगता है कि जो चीज़ उनके पास जो दिखाई जा रही है वो चीज़ उनके पास नहीं है, बिल्कुल, तो कॉम्प्लेक्सेस एग्जैक्टली वो कॉम्प्लेक्सेस में चले जाते हैं और वो कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिसको कॉम्प्लेक्स को कोप करने के लिए वो चीज़ लेंगे। अब वो चीज़ ले लेंगे तो जाहिर है वो एक सेम चीज़ जो उस पर्सन के ऊपर लग रही है वो उनके ऊपर वैसी नहीं लगेगी, फिर वो उसकी वजह से अगेन वो कॉम्प्लेक्स में जाएंगे और वो उसी तरह का वो एक ना साइकिल चलता रहेगा, वो रिजॉल्व नहीं हो पाता। अगर उनको उस तरह की सेटिस्फेक्शन थोड़े टाइम के लिए मिल भी जाए तो मटेरियलिस्टिक जो सेटिस्फेक्शन होती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज वो नहीं होती, वो उनकी इंटरनल चीज़ें नहीं होती, वो एक एक्सटर्नल सेल्फ वैलिडेशन के लिए कि ठीक है इन्फ्लुएंसर के पास था, मेरे पास भी आ गया, दैट इज डन नाउ। अच्छा, तो उस वजह से वो बस वो कर रहे होते हैं थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद जो होता है अगेन क्या चीज़ होती है कि वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। और किस तरह मिलती है? सेटिस्फेक्शन जो है वो आपकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। हर किसी के लिए सेटिस्फेक्शन का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन जो है जैसे हम वो सना खान की बात करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा उसको चलता है कि वो कहती थी कि मैं तो भाई मेरे पास हर चीज़ रही है लेकिन मुझे कभी जो है वो उस तरह की सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। फिर जब वो इस्लाम की तरफ आई और उन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ में सही सेटिस्फेक्शन मिली है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लोग बीइंग अ मुस्लिम अगर हम देखें तो सेटिस्फेक्शन जो है हमारे सारे इस्लामिक बिलीव्स और इनकी प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। इस्लामिक साइकोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही है, जिसको पहले इस्लामिक साइकोलॉजी बेसिकली ये है कि जिसमें हम लोग इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स, इस्लामिक प्रैक्टिसेस इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में, क्योंकि देखिए माइंड जो है ना वो सारा वो इस्लाम ने उसको ऑलरेडी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर हम इस्लाम की वही बेसिक्स को लेके चलेंगे साइकोलॉजी में उन इंटरवेंशंस में, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लाइक हम अपने पेशेंट्स को ये चीज़ कहते हैं कि आपने 5 टाइम नमाज पढ़नी है। अब अगर एक पर्सन ओवर थिंकिंग करता है तो अगर वो 10 मिनट भी एक नमाज को दे रहा है तो 50 मिनट्स तो ये निकल गए उसके। अब 50 मिनट्स के बाद जो उसको एक वो रिलीफ सा मिलेगा वो निकल गए उसके ओवर थिंकिंग का टाइम में से, कुछ टाइम उसका सोने का निकल गया, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ पे ना मुतमईन हो रही हो या वो चीज़ गिल्ट कर रही हो और फिर जो है वो आप ये इस्लामिक साइकोलॉजी की तरफ गई हो और उससे आपको सुकून मिला? बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, क्योंकि हम जब सोसाइटी की देख रहे होते हैं ना चीज़ें, जैसे हम अभी बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स वगैरह की, देखिए हमें इस्लाम ये चीज़ सिखाता है कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन जब हम इन्फ्लुएंसर्स और इन सारी चीज़ों से कॉम्प्लेक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं तो शुक्रगुजारी तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो उसमें अगर हम लोग इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हम देखेंगे कि अच्छा एक पर्सन के पास अगर ये चीज़ है तो हमारे पास उसके सब्स्टिट्यूट में कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक आपको रिलीफ फील होता है। अच्छा, ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर है इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत ज़रूरी है, होनी भी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को समझना और लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है अब तो, क्योंकि लोगों के माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते जा रहे हैं। ख़ासतौर पे जो आजकल ये जो व्लॉगिंग का ट्रेंड है, आजकल बच्चे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करने शुरू हो गए हैं। जो बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है वो क्या करें, वो कार्टून्स की जगह वो व्लॉग्स देखते जा रहे हैं। इवन मैं अपनी फैमिलीज़ में भी देख रही थी कि वो लाइक 6 to 7 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं हमने रजब भट्ट का व्लॉग देखना है। लाइक उसमें कितना ज़्यादा ऐसा कंटेंट है जो बच्चों को देखने का नहीं है। वो उस टाइम से जब उनके रिजिड पैटर्न्स बनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाद में जो है वो सेटल आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये फैमिली का काम है कि वो हर चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, लेकिन यहाँ पे फैमिली का ये रोल जो है वो ज़ाहिर है बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा करती हैं माएँ, ऐसा करती हैं बच्चों को फोन्स दे देती हैं कि आप देखो बिल्कुल मैं ये काम कर लूँ ऐसा ही है, इस किस्म की चीज़ होती है। अच्छा खैरमन, आपने प्रैक्टिस भी की है? बिल्कुल, अभी तक कर लोगों के साथ जो नफ्सियाती मरीज होते हैं उनके साथ आपका पाला भी पड़ा होगा, तो कोई ऐसा वाकया जिसको देख के आपके लगा हो कि ये
फिर ये चीज़ जो है वो शायद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है सोसाइटी। मेरे जो एक मेजर चीज़ है जो मेरे एक लास्ट जॉब छोड़ने की वजह भी बनी है, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जिसका मैं अभी नाम नहीं लूँगी। लेकिन ये है कि वहाँ पे देयर आर सो मैनी पेशेंट्स जो इवन 10+ ईयर्स से भी वहाँ पे हैं, 6 to 7 ईयर्स से वहाँ पे हैं, जिनका ट्रीटमेंट क्या है, जब वो सोसाइटी में निकल ही नहीं रहे तो हम ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस नहीं देख सकते। जो हमारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, अगर उस हमने अब हमारे तरफ से 3 मंथ्स का कोर्स था, वो डन हो गया, ठीक है, नाउ इट्स द टाइम कि वो पर्सन रियल वर्ल्ड में जाए और वो उन चीज़ों को अप्लाई करे, इंटरेक्शन करे ना लोगों से। बिल्कुल। तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि उस थेरेपी के रिजल्ट्स आ भी रहे हैं या नहीं। लेकिन मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है कि लाइक वो 6 to 7 ईयर से वहीं पे हैं, वो बाहर जा ही नहीं रहे। जब वो बाहर जा नहीं रहे तो हमें रिजल्ट्स तो पता ही नहीं चल रहे और वहाँ रह के उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो एक बंद कमरे में है जहाँ पे ना उनको इवन सनलाइट तक नहीं मिल रही। तो अब आप सोचो, अगर एक पर्सन को सनलाइट तक नहीं मिल रही हो और हमारे पाकिस्तान में इस तरह की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो आप फिर खुद सोचो कि कहाँ तक ये जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी के ऊपर बिल्कुल फोकस उस तरह से नहीं किया जा रहा। मतलब आपका तजुर्बा जो है वो थोड़ा वो भी हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, जो सेंट्रल हॉस्पिटल भी है, उसमें मैंने प्रैक्टिस की है। वहाँ का मैं कहती हूँ कि बेस्ट साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, जिसमें वो गवर्नमेंट सेक्टर है लेकिन इतना बेस्ट वे में पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स में पेशेंट्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट और फिर जो सोसाइटी के स्टिग्मास हैं, उस वजह से फैमिलीज़ भी लेके नहीं जा रही पेशेंट्स को, और पेशेंट्स के अंदर वो कोई नहीं आ रही चीज़। जो प्राइवेट, जैसा आपने रिहैब सेंटर की बात की, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो शायद इस चीज़ को भी पैसा कमाने के बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि ठीक है, अगर एक ड्रग एडिक्ट है वो यहाँ पे बंद है तो बाहर वो नहीं कुछ कर रहा तो बस ठीक है। अब वहाँ पे उनको उसका ट्रीटमेंट, मेडिसिन तो एक टाइम के बाद रुक जाती हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपी भी एक टाइम के बाद काम नहीं करती। तो अब आप सोचिए कि 7 साल से जो एक पर्सन, वो एक कैद वाली सिचुएशन ही आ जाती है ना। इवन अगर हम पाकिस्तानी जेल्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं करने को, और वहाँ रिहैब्स में तो वो चीज़ें भी नहीं हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब मीडिया को भी चाहिए कि इस चीज़ की कवरेज करे, कि इस इशू को रिजॉल्व करे, क्योंकि यही मेजर आपका बन रहा है कि जो आगे यूथ को बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। अब आप सोचो, एक 17-18 साल का लड़का अगर वो इस टाइम पे रिहैब में डल गया है, अगले 4-5 साल तक वो रिहैब नहीं है, उसको कोई निकालने वाला नहीं है, तो फिर किस तरह से हमारे यूथ में कल को जो है वो चीज़ आएगी। अच्छा, आपने यूथ की बात की, तो आपको क्या लगता है कि कौन से मेजर इशूज़ हैं जिसकी वजह से इंसानी नफ्सियात पर इफेक्ट हो रहा है? आपने लोगों के साथ ज़रा आपका इंटरेक्ट भी हुआ है, तो आपको किस किस्म के पेशेंट और सबसे ज़्यादा कौन सी रीज़न आपको लगती है? सबसे ज़्यादा रीज़न ये लगती है कि एक तो लोग जो है वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, किसी किस्म का भी चेंज हो, और दूसरा ये कि लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जो है वो उस तरह से समझ रहे होते हैं कि मतलब हम शायद पागल हैं जो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो हमें थोड़ा सा ना इस स्टिग्मा को, इस स्कीमा को चेंज कर रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इज़ नॉट लाइक कि आप पागल हैं तो आपको जाना पड़े। अगर आप हेल्दी भी हैं तब भी आप जाएँ, ताकि जिस स्टेज पर आप हैं ना, आप उससे भी थोड़ा सा ऊपर आएँ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिस लेवल की चल रही है वो और ज़्यादा इन्हांस हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और माइंड को रिफ्रेश करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं ना जब साइकोलॉजी की, तो हम नेगेटिव उसमें चले जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। हमारी साइकोलॉजी रिवॉल्व ही इसके अराउंड करती है, एडिक्शन। तो लेकिन हम इस चीज़ को नहीं देख रहे कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, कि अगर ऑलरेडी आपकी अच्छी हेल्थ है तो आप उसको और ज़्यादा कैसे इन्हांस कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी कॉमन है, ये चीज़ मुझे लगता है कि अभी नहीं, अरसे दराज से हो रही है, लव ट्रायंगल्स, बिल्कुल, मोहब्बत, आशिकी, बिल्कुल, इसमें लड़के पड़ जाते हैं, बिल्कुल, जो भी लड़के मैं नहीं कहूँगी, जो भी जेंडर है पड़ जाता है। लेकिन फिर ये चीज़ जो है वो इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा करती है, इंसान की नफ्सियात पे बहुत असर, उसका बुरा असर पड़ता है, उस वजह से जिंदगियाँ तबाह होती हैं। इस किस्म के पेशेंट्स भी आते हैं, इस किस्म के बहुत ज़्यादा आते हैं, और यूथ बेसिकली ही ऐसे ही रही है। जितने मेरे अभी कुछ रीसेंट पेशेंट्स थे तो वो इसी किस्म के सेम इश्यूज़ के साथ आ रहे। इवन मैं थोड़ा सा देख के हो गई थी कि मैंने कहा अच्छा, एक 2nd ईयर का बच्चा भी आके कह रहा है कि आई वॉज इन अ रिलेशनशिप ऑफ 6 to 7 ईयर्स जिसमें मुझे ये इश्यूज़। तो आप सोचो कि वो कब से इन चीज़ों में इन्वॉल्व, और वो चीज़ें किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं। फिर यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं कि जब फैमिली आपका साथ नहीं दे रही होती, जब फैमिली सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो वो डेफिनेटली कल को एक इशू बने। अच्छा खैरमन, ये जो टॉपिक है बड़ा
एक वास्ट टॉपिक है, इस पर हम्म, बात बड़ी की जा सकती है कि जिस तरीके से आपने बताया कि 16-17 साल का बच्चा आपके पास आया और वो कह रहा है कि 6-7 साल से वो इस हम्म। रिलेशनशिप में था, तो उस किस्म की चीज़ों को किस तरीके से टैकल किया जाता है आपकी तरफ उस से? किस्म की चीज़ों को देखिए, सबसे पहले तो आप ना थोड़ा सा उसके अंदर एक्सेप्टेंस दिलवाएं, या उसकी आप थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ को सेट करने की कोशिश करें कि आपके लाइफ में गोल्स क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ हैं कि आपने बेसिकली किन चीज़ों के ऊपर पहले फोकस करना है। तो आप उसको पहले ये दिखाएं कि आपकी लाइफ के तो ये गोल्स तो आपने खुद ही स्टार्ट में लिखे हैं, ठीक है। तो आपको पहले उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, देन आपने इन इश्यूज़ की तरफ आना है, ठीक है। अगर वो इश्यूज़ भी आने तो उन इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, उसकी क्या सिवियरिटी है, ठीक है। हम फिर उसके बाद मतलब हम फैमिली को इस एरिया में ना फैमिली की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस एरिया नहीं, खैर हर एरिया में फैमिली को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिलीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती चीज़ों को, और एज अ रिजल्ट उनके बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं जिनका उनको भी आइडिया नहीं हो पाता। अनफॉर्चुनेटली कौन सी ऐसी कैटेगरीज अगर मैं आपसे पूछूं मेंशन आप करें कि जिसमें आपको मुश्किल पेश आती है लोगों को उस चीज़ में डील करने में? जो इसी जैसे लव ट्रायंगल से गुजर के जब लोग फैमिली इश्यूज़ में जाते हैं, ठीक है, फैमिली इशू से बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि हमारे पास मैं अगर अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करूँ जिसमें मैं काम करती थी, तो उसमें 40-50% जो यूथ थी ना, वो इन्हीं इश्यूज़ की वजह से एडिक्शन की तरफ आ गई थी, और वो बहुत ज़्यादा सवेयर किस्म का एडिक्शन था, आइस और इस तरह के। और फिर आपको पता है किस तरह के एडिक्शन छोड़ना भी पॉसिबल नहीं हो मुश्किल पाता। हो जाता है, तो इसमें मेडिसिन होती है, फिर उसके बाद जो बिल्कुल, हम साइकेट्रिक और साइकोलॉजी दोनों जो है वो इस दोनों डिपार्टमेंट्स को साथ लेके चला जाता है, और ज़ाहिर मेडिसिन के साथ उनकी साइकोथेरेपी की जाती है। अच्छा अच्छा खैरमन, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की अगर मैं बात करूं, वो डिप्रेशन का शिकार रहे हैं। अक्सर औकात हम लोगों को देख के कहते हैं कि यार उसके पास ये लग्जरी है तो ये हमारे पास भी होनी चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स की वजह से। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी लग्जरीज होती हैं, बट स्टिल उन्हें ये चीज़ वो इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक्स हो रहे होते हैं, या वो नफ्सियाती किसी मर्ज लाहक हो जाता है उन्हें। तो लग्जरीज के बावजूद भी ये चीज़ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखिए क्या वजह? लग्जरीज और ऐसी जो चीज़ें होती है ना, वो बेसिकली आपकी होती हैं कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस। लाइक वो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, वो एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए आप कुछ करते जा रहे हो कि ठीक है मैंने इस तरह की तो लाइफ सेट करनी कर रही है, ठीक है, लेकिन आप इंटरनली उन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो। जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ना, उनका एक लिमिटेड सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है। वो आपको 2 दिन के लिए सेटिस्फाई कर देंगे, तीसरे दिन अगेन जब आप वो उसी रियलिटी में होगे तो आप कहोगे ठीक है ये चीज़ उस साइड पे पड़ी हुई है, अब मैं क्या करूँ, मेरे तो लाइफ के वो इश्यूज़ हैं। हाँ हिरमन, बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं जो इस चीज़ से गुजरे हैं, और वो डिप्रेशन ही बिल्कुल। वजह बताई सुशांत सिंह, उसका हमने बहुत ज़्यादा सुना है, दीपिका पादुकोण, उसका हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि वो डिप्रेशन के इन फेजेस से गुजरे। तो आप देखिए कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये इस तरह के इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करने की या उनको सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है, अगर आप विद इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी बात करें तो बहुत सारे लोग डिफरेंट किस्म के स्ट्रेस डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आए दिन कोई नया चेंज लाया जा रहा होता है। अब उस चेंज को वो एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं, वो तो नहीं देख रहे होते लोग, ठीक है, लेकिन बस एक वो चेंज लाया जा रहा है, ठीक है, तो वो चेंज को एक्सेप्ट करना, उसके जो बीच का टाइम होता है, कुछ लोग उसमें भी स्ट्रेस डिप्रेशन में आके जॉब छोड़ जाते हैं। अब जॉब छोड़ने के बाद वो किस स्टेज पे जाएंगे? अब देखिए ये सुशांत सिंह और इस तरह के लोगों का, ये तो वो लोग हैं जिनका नाम है एक, तो इस वजह से हमने उनकी स्टोरी सुनी हुई है। एक आम इंसान जिनकी स्टोरी जो है वो हर इंसान तक नहीं पहुंचती, लेकिन उसका भी यही प्रोसीजर, वो एक यही वाले स्टेप्स वो फॉलो करते हुए उस स्टेट तक जा रहा है। तो हमें इस चीज़ को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, और वही बात है कि ये सारी चीज़ें अगर किसी एक इंसान के साथ हो रही हैं, इन केस मेरे साथ हो रही हैं, तो वो मैं ही हूँ जो इससे कॉप अप कर सकती हूँ। अदरवाइज तो लोग जो है, मुझे नहीं लगता कि वो आपको इससे ठीक करवा रहे हो, थोड़ा और बीमार करवा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में, कि आप सोचें कि अगर आपको इशू है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक नॉर्मल चीज़ है। फैमिलीज़ भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि अगर हमारे बच्चे किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो ठीक है, हम साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। हमें इस स्कीमा को जो है वो बेसिकली ब्रेक करना है, ताकि हम पाकिस्तान में जो है वो लाएं ना कोई चीज़ कि वो यूथ उस स्टेज तक पहुंचे। जब वो इन्हीं मसलों में उलझी रहेगी तो फिर वो आगे कैसे बढ़ पाएगी? ऐसा ही है, बिल्कुल। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारी बात की जा सकती है, और जो है वो आपने बहुत अच्छे डिटेल से इन सब चीज़ों के बारे में बताया भी। अगर आप इस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, आप इस बीमारी को फेस कर रहे हैं, तो अपना सोचें और ज़रूर साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट किसी के पास आप जाएं, उससे काउंसलिंग लें, और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप इन चीज़ों से निकल सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत
कॉमन है, जो जिसके पास बहुत सारी लग्जरीज हैं उसको भी हो सकता है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी हो सकता है। थैंक यू सो मच खैरमन, वी रियली You're होप कि welcome. आपको जो है वो खैरमन की बातें अच्छी लगी होंगी। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।